दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि टैनी कहता है वह बुड्ढा तो मुझे ट्रेनिंग के नाम पर टॉर्चर कर रहा है और राजकुमारी कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो। भले ही मेरे फादर के साथ रहकर तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो, लेकिन मेरे फादर ट्रेनिंग के नाम पर बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही उसे ट्रेनिंग कौन कहेगा। और राजकुमारी कहती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ कि तुम इतनी सी छोटी उम्र में एक्सपर्ट क्लास तक पहुँच गए। मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ पर ब्लू विंग नाइट ग्रुप के कैप्टन पहुँच चुके हैं और मुझे लगता है कि वह तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन माई लेडी, क्या आपका रहना यहाँ पर ठीक है? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और टैनी कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगी क्योंकि आपकी एज ऑफ सेरेमनी है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कोई भी जवाब नहीं देती और कहने लग जाती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए और मुझे फादर को भी खुश रखना है। मैं नहीं जानती कि उस सेरेमनी में क्या होने वाला है। जिसे सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि लगता है कि राजकुमारी अपनी सेरेमनी की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास है और वह उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा करोगी। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि मैं क्या अच्छा करूँगी, और टैनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी सेरेमनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करोगी। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी उसे एक थप्पड़ मारती है और कहने लग जाती है कि हाँ वह तो है, क्योंकि वह मेरी सेरेमनी है और मैं उसमें एक मेन कैरेक्टर हूँ। अपने सेरेमनी के दिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और वह टैनी से कहती है कि लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि मैं इसकी वजह से उदास थी? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा करीब रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा उदास थी। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि क्या सच में, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ, तो हम फैमिली हुए ना? जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा फैमिली? और राजकुमारी कहती है कि हाँ तुम मेरे फादर के स्टूडेंट हो और तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा करीब हो, इसलिए हम एक फैमिली की तरह हैं। आज से तुम मुझे नूना कहकर बुलाओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा नूना? क्या मुझे इसे नूना कहना पड़ेगा? और राजकुमारी कहती है कि क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैं ड्यूक की बेटी हूँ, तुम्हें यह कहना ही होगा। जिसे सुनने के बाद टैनी हंसने लग जाता है और राजकुमारी कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? और वह कहती है कि यह हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, तुम इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और राजकुमारी कहती है कि लेकिन ड्रेक सेलर तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, मुझे लगता है कि वह तुमसे मिलना चाहता था। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या मुझसे मिलना? फिर इसके बाद हम बहुत सारे कैप्टन को देखते हैं जो किसी को देख रहे होते हैं और उनके बीच में जेरन भी बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि यह ड्रेक सेलर और टैनी को देख रहे होते हैं। और ड्रेक सेलर कहने लग जाता है कि माई लॉर्ड से ट्रेनिंग लेने के बाद तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके हो, वह तुम्हारी आंखों में ही दिखता है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, माई लॉर्ड से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं थोड़ा बहुत मजबूत हो गया हूँ, लेकिन तुम अपने असली मुद्दे पर आओ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर कहता है कि तुम इसका बुरा मत मानना, हम यहाँ पर फाइट करने वाले हैं क्योंकि हमारी पिछली बैटल अधूरी रह गई थी और हम लड़ नहीं पाए थे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम बिना वेपन के लड़ने वाले हो? और वह अपने मन में कहता है कि शायद ये मुझे पिछली बैटल की वजह से कमज़ोर समझ रहा है और अब मुझे यह दोबारा से हराने के लिए आया है। और ड्रेक सेलर कहता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारी फाइट मुझसे हो रही है, इसलिए एक बच्चे की तरह एक्ट करना बंद करो और एक सूरवीर की तरह लड़ना शुरू करो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूँगा। अब जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करो। जिसे सुनने के बाद टैनी थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ, अब इस लड़ाई में पीछे मत हटना। और हम देखते हैं कि टैनी एक जोरदार हमला उस ड्रेक सेलर के ऊपर कर देता है, लेकिन ड्रेक सेलर अपने ढाल की मदद से उससे बच जाता है। लेकिन टैनी का हमला बहुत ही ज़्यादा जोरदार होता है जिसकी वजह से ड्रेक सेलर के पाँव जमीन में धंस जाते हैं। जिसे देखने के बाद ड्रेक सेलर अपने मन में कहता है कि यह क्या था, माय लॉर्ड से ट्रेनिंग लेने के बाद यह इतने कम दिनों में इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि टैनी अपने दोनों पैरों को ढाल के ऊपर रख देता है और एक जोरदार झटका मारते हुए उससे दूर चला जाता है। और हम देखते हैं कि ड्रेक सेलर भी उससे पीछे हट जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही टैनी पीछे आता है वह बड़ी तेजी के साथ दोबारा से ड्रेक सेलर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखने के बाद ड्रेक सेलर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि टैनी अपने हथियार में माना पावर को बढ़ता है और उससे हमला कर रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ड्रेक सेलर भी अपने मुक्के के अंदर माना पावर को बढ़ता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा मुक्का
इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि अगर इससे कोई स्क्रैच भी आई तो वह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है और वह दोनों एक दूसरे के ऊपर एक जोरदार हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से वे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रेक सर के हाथ की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी होती है और वह कहना चाहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इससे तो मेरे ही हाथ को नुकसान हुआ। और हम देखते हैं कि टैनी उस पर दोबारा से हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ड्रेक सर अपनी ढाल को सामने की तरफ कर लेता है और टैनी उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सर अपने मन में कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, यह तो अपने हथियार को कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर सकता है। और हम देखते हैं कि टैनी दोबारा से एक जोरदार हमला ड्रेक सेलर को पकड़ देता है, लेकिन ड्रेक सेलर अपने ढाल की मदद से बड़ी आसानी के साथ उसके हमले से बच जाता है और टैनी पीछे की तरफ आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद बाकी के कैप्टन कहने लग जाते हैं कि वह बच्चा तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और दूसरा बंदा कहता है कि उसके हाथ में एक भारी हथियार है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उसे बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर सकता है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। और हम देखते हैं कि ड्रेक सेलर भी अपने हथौड़े को उठा लेता है और कहने लग जाता है कि बच्चे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुमने मुझे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि वो तो होना ही था क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बस फाइट पर ध्यान दो क्योंकि तुम मेरे हाथों से हारने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह बड़ी तेज़ी के साथ टैनी के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और वह टैनी के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन टैनी उसके हमलों से बड़ी आसानी के साथ बच रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वैलेंटीना की टेक्निकों की मदद से शायद मैं और भी ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ क्योंकि मैंने ग्रेविटी पावर को पूरी तरीके से सीख लिया है, इसकी मदद से मैं अपने हथियार को भारी या फिर हल्का कर सकता हूँ। अब मुझे अपने हथियार को भारी करना है और ज़मीन की तरफ मारना है। और एक जोरदार हमला ड्रेक सेलर को पकड़ देता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सेलर हैरान हो जाता है और टैनी के ऊपर भी एक हमला कर देता है, लेकिन टैनी उससे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है और पीछे की तरफ एक खंभे पर जाकर बैठ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि स्वॉर्ड एम्परर से कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद मैंने एक टेक्निक को बनाया है और मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार हमला ड्रेक सेलर के ऊपर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सेलर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और टैनी कहने लग जाता है कि यह मेरी पहली माना स्किल की पहली टेक्निक है और इसका नाम है लाइटिंग वॉल्प। और वह एक जोरदार हमला ड्रेक सेलर को ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद बाकी के कैप्टन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जेरन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, मैं एक एक्सपर्ट से यही उम्मीद कर सकता था। और हम देखते हैं कि वहाँ की ज़मीन पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, जिसे देखने के बाद ड्रेक सेलर कहता है कि बच्चे तुम्हें देखने के बाद अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ट्रेनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनने के बाद ड्रेक सेलर कहता है कि बच्चे मैं तुम पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल रहा था, अगर मैं तुम पर दबाव डालता तो मैं शायद जीत जाता। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाते। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर हैरान हो जाता है और टैनी कहता है कि क्योंकि मेरे पास एक हुक्म का इक्का है जिसकी मदद से मैं किसी से भी आसानी के साथ जीत सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बच्चे तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम पास हो चुके हो, ब्लू विंग नाइट ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन मैं किसी भी नाइट ग्रुप में अपने आप को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्या आपको यह बात ड्यूक ने नहीं बताई। जिसे सुनने के बाद ड्रेक सेलर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन क्यों, तुम क्यों ज्वाइन नहीं होना चाहते। फिर इसके बाद हमें स्वॉर्ड एम्परर को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा, मैं उसे बताना भूल गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ दिनों के बाद दुनिया का दौरा करने के लिए यहाँ से चले जाओगे और अपनी ताकत को बढ़ाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ बिता हुए वे पल बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, वह मुझे हमेशा याद आएंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी उदय सोचने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए योर हाईनेस। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, मैंने भविष्य में आने वाले डिजास्टर की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा
आर्टिफैक्ट वार हैमर बनाना है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा और मैं इसे एक खास कारीगर से बनवा रहा हूँ जिसकी वजह से यह बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। अगर कोई नाइट पूरी ज़िंदगी भी कमाए तो ऐसा हैमर कभी भी नहीं खरीद पाएगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हैमर को आसानी से नहीं बनाया जा सकता। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्पर कहता है कि मैं इसके बारे में जानता था, इसलिए मैंने कुछ महीने पहले ही इसकी शुरुआत कर दी थी। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कुछ महीने पहले, लेकिन आपको कैसे पता कि चला कि मैं हैमर को बनवाऊंगा। जिसे सुनने के बाद सोर्ड एम्पर कहता है कि यह एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूँगा। दरअसल यह वॉर हैमर मैं ड्रेक सलर के लिए बनवाना चाहता था क्योंकि वे हमारी फैमिली का बहुत ही ज़्यादा ईमानदार सैनिक है और कई सालों से हमारी फैमिली की सेवा कर रहा है, इसलिए मैं वॉर हैमर उसे देना चाहता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह वॉर हैमर मुझे तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुम इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काबिल हो। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें इस राज्य की सबसे बड़ी दुकान को दिखाया जाता है जो कि हथौड़ी की दुकान होती है और टैनी वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर एक बोना बंदा होता है जो कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं एक बच्चे के लिए हैमर बनाऊं? क्या तुमने मुझे पागल समझ के रखा है? जल्दी से मेरी दुकान से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम मेरी कला का मजाक उड़ा रहे हो? फिर इसके बाद टैनी को किसी बंदे की बात याद आती है जो टैनी से कहने लग जाता है कि इस राज्य में एक बोने मास्टर की दुकान है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैमर बनाता है और वह हैमर बनाने के लिए अपना नुकसान भी कर सकता है। और उस बुढ़े की बातें सुनने के बाद टैनी अपने मन में कहता है कि लगता है कि हैनन बिल्कुल सही कह रहा था, मुझे इसे मनाने के लिए कोई टेक्निक तो इस्तेमाल करनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे यही करना चाहिए। और टैनी उस बोने मास्टर से कहता है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का बच्चा हूँ जो कि सुपर रेयर क्लास नाइट बन चुका है। और जिसे सुनने के बाद वह बोना मास्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि टैनी उसे अपनी माना पावर को दिखा रहा होता है। जिसे देखने के बाद बोना मास्टर कहता है कि यह तो एक्सपर्ट क्लास से भी ऊपर पहुंच चुका है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यह बच्चा कोई ट्रिक भी नहीं कर रहा। और हम देखते हैं कि वह कोई स्किल इस्तेमाल करने लग जाता है और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। यह झूठ और सच को पकड़ने वाली स्किल होती है और इस कमाल के स्किल की मदद से वह झूठ और सच को पकड़ने वाली तरंगों को बड़ी आसानी के साथ देख सकता है। और वह बोना मास्टर कहता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, मैं तुम्हें वह हैमर दिखा देता हूँ, तुम यहीं पर रुकना, कहीं जाना नहीं। और हम देखते हैं कि वह हैमर ले आया होता है और कहने लग जाता है कि यह है मेरी महीनों की मेहनत है। जिसे देखने पर टैनी कहता है कि क्या इसका काम खत्म हो गया? जिसे सुनने के बाद बोना मास्टर कहता है कि नहीं, अब इसमें काम करना बाकी है, लेकिन यह वॉर हैमर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा महीने लगे हैं। अगर तुम इसका इस्तेमाल करते हो तो ये एक ज़ोरदार शौक पैदा करेगा जिसकी वजह से वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होगा और इसकी वजह से तुम किसी भी मॉन्स्टर को बड़ी आसानी के साथ मार सकते हो। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि लेकिन मुझे तो एक डिफेंसिंग मैजिक हैमर चाहिए था। जिसे सुनने के बाद बोना मास्टर कहता है कि लेकिन मेरे पास कोई भी डिफेंस करने वाला हैमर नहीं है। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या आपके पास नहीं है? वह एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का हैमर है, उसकी मदद से तुम बड़े बड़े शौक पैदा कर सकते हो और वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे लगता है कि वह तुम्हारे पास है, मुझे पूरा यकीन है। जिसे सुनने के बाद वह बोना मास्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, शायद मुझे लगता है कि ऐसा ही हैमर मेरे तहखाने में पड़ा हुआ है और मैंने उसे कई दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और बोना मास्टर बताने लग जाता है कि वह बहुत ही ज़्यादा बड़ा हैमर है जिसे कंट्रोल करना किसी की भी बस की बात नहीं है। एक इंसान था जो इसे कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने भी इसे वापस दे दिया। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या वह हैमर आपके पास है? वह कहाँ पर मौजूद है? और वह बोना मास्टर कहने लग जाता है कि लेकिन वह वार हैमर बहुत ही ज़्यादा भारी है, एक सुपीरियर क्लास के नाइट के लिए भी उसे उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, एक एक्सपर्ट क्लास का बंदा भला उसे कैसे उठा सकता है? जिसे सुनने के बाद टैनी की आंखों में चमक आ जाती है और कहने लग जाता है कि लेकिन वह मुझे पसंद है, वह कहाँ पर मौजूद है, जल्दी से उसे मुझे दिखाओ। जिसे सुनने के बाद बोना मास्टर कहता है कि लेकिन वह भारी है
क्या तुम उसे सचमुच उठा पाओगे? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, पहले मुझे उसे दिखाओ वह कहाँ पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि वह बोना मास्टर उसे तहखाने के अंदर ले आया हुआ होता है और टैनी उस हथौड़े को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये वही हैमर होता है जो टैनी ने अपनी पिछली लाइफ में इस्तेमाल किया होता है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और भारी भी दिख रहा होता है। और बोना मास्टर कहता है कि इस हैमर का वजन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी शूरवीर इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका वजन 100 किलो से भी ऊपर है। लेकिन हम देखते हैं कि टैनी उस हथौड़े को अपने एक ही हाथ से उठा देता है और कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा, यह तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। और उसे एक ही हाथ की मदद से घुमा रहा होता है और कहने लग जाता है कि इसे घुमाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार हमला ज़मीन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक खड्डा बन जाता है। जिसे देखने के बाद बोना मास्टर कहता है कि है बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरी जगह है, इसे तोड़ना बंद करो। और हम देखते हैं कि टैनी उससे चिपक रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जिसे देखने के बाद बोना मास्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह बच्चा तो सच में बहुत ही ज़्यादा परवट है। और टैनी कहने लग जाता है कि हालांकि यह हैमर मेरे लिए अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मैंने इसे अपनी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया था और इसने बहुत सारे मॉन्स्टरों से मेरी जान बचाई थी। और टैनी उस बोने मास्टर से कहता है कि क्या आप इसके हैंडल को मेरे लिए एडजस्ट कर सकते हैं? मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं और इसे ले जाना चाहता हूं। जिसे सुनने के बाद बोना मास्टर कहता है कि लेकिन रुको जरा, यह तुमने नुकसान किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, इसकी भरपाई ड्यूक करेंगे और उनसे तुम दुगनी कीमत लेना। और वह कहता है कि आपने इस हैमर को बनाया है, इस हैमर का नाम क्या है? जिसे सुनने के बाद बोना मास्टर कहता है कि क्या इसका नाम? और वह अपने मन में कहता है कि अभी तक तो मैंने इसका नाम भी नहीं रखा। और वह कहता है कि इसका नाम स्टैम्प है। फिर इसके बाद वह स्वॉर्ड एम्पर के पास पहुंच जाता है, जो उसे सारी बातें बता देता है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि क्या वह सचमुच वही हैमर था? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, और इसके अलावा मैं ड्रेक सेलर के लिए भी एक हैमर लाया हूँ। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ड्रेक सेलर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि राजकुमारी की सेरेमनी जल्दी ही होने वाली है, जिसकी वजह से सभी कैप्टन्स और आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन मैं अपने आप को अकेला ट्रेन करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने आप को कितना आगे लेकर जा सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता हूं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम सेरेमनी में आने के लिए अपना एक दिन नहीं दे सकते? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल वह लोग मुझ पर शक करेंगे क्योंकि मैं बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता हूँ और मैं अपने इलाके की पूर्वी भाषा को भी बोलता हूँ, जिसकी वजह से वह मुझ पर शक करेंगे। और मेरे कालों वालों की वजह से मुझे लगता है कि वह मुझे एक मॉन्स्टर या डीमन समझेंगे। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हो, तुमने एक अच्छा फैसला लिया। जिसे सुनने के बाद टैनी हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या अच्छा फैसला? और स्वॉर्ड एम्पर कहने लग जाता है कि तुम अभी भी एक बच्चे हो, तुम उस सेरेमनी के अंदर एक बच्चे की तरह व्यवहार कर सकते हो और बाकी का काम मेरे सैनिक देख लेंगे, वह तुम्हारी बेवकूफ़ी को किसी के भी सामने नहीं आने देंगे। जिसे सुनने के बाद टैनी गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये घटिया बुड्ढा क्या ये मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है? और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि अब सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी हैं, जिस दिन मेरी बेटी की सेरेमनी होगी, और सेरेमनी होते ही मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि आपने बेटी की सेरेमनी के बारे में क्या आपने अनाउंस कर दिया? जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि मैं अपनी बेटी की सगाई जल्दी ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बाप हूँ और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी की शादी अपनी आंखों से देखूँ। इसलिए मैंने बड़ी बड़ी फैमिलियों के राजकुमारों को यहाँ पर बुलाया है, ताकि मेरी बेटी अपने लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ सके। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैंने आपकी बेटी के फ्यूचर के बारे में आपको बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से कर देना चाहते हैं। आपको इसे कैंसिल करना चाहिए। मैंने आपको बताया था जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उस दिन उसका हस्बैंड भी मारा जाएगा, और यह सब डीमन किंग की आर्मी के आने की वजह से होगा। मैंने आपको इतना ज़्यादा समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी आप राजकुमारी की शादी किसी से करना चाहते हैं। आखिरकार आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप करना क्या चाहते हैं? फिर इसके बाद टैनी हमें बताने लग जाता है कि अगली साल डीमन किंग की आर्मी यहाँ पर अपेयर होगी और अरसलान के ज़्यादातर रॉयल फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी, जिसकी वजह से अरसलान की आर्मी पूरी तरीके से टूट जाएगी और अरसलान
पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और इस जंग के दौरान राजकुमारी का हस्बैंड भी मारा जाएगा, जिसकी वजह से राजकुमारी के नाम के ऊपर विधवा होने का धब्बा पूरी जिंदगी भर लग जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में समझाया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि कम से कम मैं जानता तो हूँ भी मेरी बेटी की शादी के बाद क्या होगा, इसलिए चिंता मत करो, मैं इसे रोक दूंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मुझे उस राजकुमार के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि वह कौन होगा, लेकिन इसकी वजह से आपकी बेटी का हस्बैंड जरूर मारा जाएगा। आपको कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने राजकुमारी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा है और मैं नहीं चाहता कि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी में बदल जाए। मैं जानता हूँ कि आप पास्ट लाइफ की वजह से कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि वह मेरी बेटी है और मैं उसका फादर हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना है। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत और दयालु है और वह लोगों की हमेशा मदद करती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। और एक बाप होने के नाते मेरा कोई भी हक नहीं है कि मैं उसकी मुस्कान छीनूं। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिसकी वजह से मेरी बेटी हमेशा उदास भरी जिंदगी रहे। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी पिछली लाइफ में जब मैं एक सूरवीर बनने के बाद आपके राज्य में लौटा तो मैंने आपकी बेटी को देखा था। वह लोगों की मदद कर रही थी और उसका हस्बैंड इस दुनिया से जा चुका था। लोगों की मदद करने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और मुझे लगता है कि वह हमेशा के लिए रही। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। कम से कम मैं जानता तो हूँ मेरी बेटी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है और मैं उसके लिए बेस्ट ही चुनूंगा। मैं सब कुछ रोक दूंगा। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जिसकी वजह से उसे उदासी का सामना करना पड़े, क्योंकि मैं एसगार्ड वॉन वेलेंटिया हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और इसमें मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं चिलोई को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर लेने की? क्या तुम उसके कोई दोस्त हो या फिर कुछ और मामला है? जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि यह बुढ़ा अपनी बेटी का नाम लेते ही पूरी तरीके से पागल हो चुका है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, हाँ, इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। फिर इसके बाद हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई कहता है कि यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे राजकुमार आना शुरू हो गए हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सेरेमनी होने में बहुत ही ज़्यादा कम वक्त बचा है, जिसकी वजह से ये लोग पहले से ही यहाँ पर आ गए। जिसे सुनने के बाद कोई कहता है कि हाँ माय लॉर्ड, आपने सही कहा और मैंने पूरा इंतज़ाम कर लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, सब ठीक रहेगा। और यहाँ पर बहुत सारे राजकुमार आ चुके होते हैं और यह कोई कैप्टन होता है जो कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी फैमिलियों के मेहमान आए हैं। बिल्कुल वेलेंटिया के रेपुटेशन के हिसाब से इसमें आपने अपना बेस्ट दिया है और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस सेरेमनी को एंजॉय करूँ। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम जेनस फ्रीवेल होता है, जो कि ऑर्डर ऑफ ग्रैंड मास्टर है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि हाँ, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम था। जिसे सुनने के बाद जेंस कहता है कि वैसे माय लॉर्ड, आपने यहाँ पर रोचर फैमिली को बुलाया है। मैंने सुना है कि यहाँ पर रोचर फैमिली का तीसरा सबसे छोटा बेटा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमीना है और मुझे लगता है कि वह इस सेरेमनी के अंदर कुछ गड़बड़ करेगा। और जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि रोचर फैमिली, और हमें इसे रोचर फैमिली के बारे में बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली है और ये वेलेंटिया फैमिली की एक अच्छी कॉम्पिटिटर भी है, जो कि वेलेंटिना फैमिली से आगे निकलने की कोशिश करती है। और स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि रोचर फैमिली ने इतने इम्पोर्टेंट मेहमान को यहाँ पर भेजा है। जाओ इसे समझा दो, यह वेलेंटिना है, कोई रोचर फैमिली का इलाका नहीं। अगर यहाँ पर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी। जिसे सुनने के बाद जेंस कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही इसका इंतज़ाम कर लिया है। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि क्या तुमने इसका इंतज़ाम कर लिया है? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और वह जेंस को गौर से देखने लग जाता है और उससे कहता है कि जेंस है। और जिसे सुनने के बाद जेंस कहता है कि हाँ माय लॉर्ड। और स्वॉर्ड एम्पर कहने लग जाता है कि जेंस, क्या तुम किसी बीमारी से गुजर रहे हो जिसके बारे में तुम मुझसे बता नहीं पा रहे हो? जिसे सुनने के बाद जेंस कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है? और जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पर कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। और वह उसे कहता है कि लगता है कि तुमने सेरेमनी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है, अब तुम आराम कर सकते हो, तुम्हें ज़्यादा काम करने की
कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद जेम्स कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी इस सेरेमनी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं राजकुमारी को अपनी बहन मानता हूँ। मुझे माफ़ कर देना माय लॉर्ड। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी राजकुमारी तुम्हारी बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनती है और वह भी तुम्हें अपने 3 बड़े भाइयों में से एक मानती है। लेकिन जेम्स, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम्हारा शादी का कोई प्लान है? जिसे सुनने के बाद जेम्स हैरान हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि आप मुझसे दोबारा से ये सवाल पूछ रहे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप इसका जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा। और जेम्स कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि हाँ, ये राजकुमारी की सेरेमनी की वजह से, शायद इसकी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। और वह कहता है कि तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा काम होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। और जेम्स वहाँ से चले जाता है और स्वॉर्ड एम्पायर जेम्स की बातों को याद कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि इसका नाम जेम्स फ्रीवेल है। अपने पिताजी के मर जाने के बाद इसने उसकी जगह ले ली। और वह टैनी की बातों को याद करता है और कहने लग जाता है कि जेम्स, लगता है कि मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में किसी इंसान से सुना था। उसने कहा था कि ये एक जंग के दौरान मारा गया था, वह भी बड़ी आसानी के साथ। और उसने कहा था कि यह किसी बीमारी के साथ गुजर रहा था। जिसे सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि क्या वह लड़का सच कह रहा था? क्या ये एक जंग के दौरान मारा जाएगा? मुझे यकीन नहीं होता। इसने मुझे किसी भी बात के बारे में अभी भी कुछ नहीं बताया और ना ही इसे कोई बीमारी है और ना ही शादी करने का कोई प्लान जिसकी वजह से इसे कोई बीमारी हो सकती है। ये 6 लेवल का माना यूजर नाइट है और इसका एक छोटी सी जंग में मारा जाना कोई बेवकूफ़ी भरी है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि वह डीमंस का दूसरा डिजास्टर होगा जो कि आने वाली जंग में यह मारा जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैनी अपनी ट्रेनिंग कर कर आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि स्वॉर्ड एम्पायर मेरा इतना मना करने के बावजूद भी वह इस सेरेमनी को अरेंज करेंगे। ज़्यादातर हाई पॉसिबिलिटी है कि राजकुमारी की शादी के दिन उसके हस्बैंड मारा जाएगा और मैं नहीं जानता कि वह राजकुमार कौन है और इसमें मैं किसी को शामिल भी नहीं करना चाहता। और अचानक से टैनी को आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर राजकुमारी और विविन आ चुकी होती है। और जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि राजकुमारी, आज के दिन आपके लिए यहाँ बाहर निकलना ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे राजकुमार आ चुके हैं और मुझे लगता है कि वह आपसे बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। जिसे सुनने के बाद विभिन्न कहती है कि मैंने इसे बहुत समझाया था। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। वैसे भी मैं तुमसे बात करना चाहती थी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टोरी को सुनाते हो और मैं मून वुल्फ को भी देखना चाहती थी। जिसे सुनने के बाद टैनी कहता है कि क्या तुम सच में मून वुल्फ को देखना चाहती थी? और वह मून वुल्फ को छोटा कर कर बाहर निकाल देता है और राजकुमारी उसे देखने के बाद कहती है कि तुम्हें देखने के बाद मेरा बोरिंगनेस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और टैनी कहता है कि लगता है कि इसे लत लग चुकी है। और अचानक से उसे आवाज़ आती है कि यह तो एंजल ऑफ वैलेंटिया है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी हैरान हो जाती है और ये एक बंदा होता है जो कहने लग जाता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैंने आपसे जैसी खूबसूरत औरत आज तक कहीं पर नहीं देखी। मेरा नाम रोचन टेरेबन है। जिसे सुनने के बाद राजकुमार हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि रोचर। ये सुनने के बाद रोचर कहता है कि हाँ, मैं रोचर फैमिली का सबसे छोटा बेटा हूँ और मुझे पता है कि वेलेंटिया फैमिली और रोचर फैमिली एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइवल हैं। और जिसे सुनने के बाद राजकुमारी कहती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा यंग मास्टर टेरेबन। जिसे सुनने के बाद टेरेबन कहता है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आज इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आपका वक्त मांगना चाहता हूँ। क्या हम कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? जिसे सुनने के बाद राजकुमारी हैरान हो जाती है और टेरेबन कहने लग जाता है कि इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? सबको पता है कि यहाँ पर तुम्हारी किसी न किसी राजकुमार से सगाई होने वाली है। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी हैरान हो जाती है और टेरेबन कहने लग जाता है कि तो तुम्हें मुझसे बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करोगी और इसलिए मैं तुम्हें एक खास तरीके की शराब भी पिलाऊंगा। जिसे सुनने के बाद टैनी गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये अपने से कम उम्र की लड़की जिसकी सगाई होने वाली है उसे शराब पिलाना चाहता है, हरामी कहीं का। और विपिन कहती है कि अपने कदम पीछे हटाओ यंग मास्टर टेरेबन। राजकुमारी अभी किसी से भी नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी मेहमानों से राजकुमारी को बात करने से मना किया गया है। जिसे सुनने के बाद टेरेबन कहने लग जाता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और अच्छी बातें भी कर लेती हो, लगता है कि तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। और वह अपने बंदे को आगे भेज देता है।
और वह नाइट उसके सामने आ जाता है और कहने लग जाता है कि जरा साइड हट जाओ लेडी नाइट, यह दो नोबल फैमिलियों की आपस की बात है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए। जिसे सुनने के बाद विभिन्न कहती है कि देखो सर, यह बहुत ही ज़्यादा गलत है और मुझे लगता है कि मैं ये नहीं होने दूंगी। और वह नाइट कहता है कि तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है और ईमानदारी के साथ बातें करते हैं, मुझे लगता है कि तुमसे मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जिसे सुनने के बाद विपिन कहती है कि देखो सर, आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो रहे हो, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। जिसे सुनने के बाद टेरेमिन कहता है कि साइड हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वह दोनों बहुत ही ज़्यादा इविल हंसी हंस रहे होते हैं। और जिसे देखने के बाद टैनी कहता है कि वह दोनों कमीने, उन दोनों कमीने के चेहरे से ही कमीनापन झलक रहा है, मुझे उन्हें रोकना होगा और मुझे पता है कि उन्हें रोकने का तरीका क्या है। यह तो बस में बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि वह राजकुमारी के पास जाता है और कहने लग जाता है कि नूना। जिसे सुनने के बाद राजकुमारी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और टैनी एक भोला सा चेहरा बनाते हुए कहने लग जाता है कि नूना, यह अजीब और बूढ़े लोग कौन है। जिसे सुनने के बाद टेरेबन कहता है कि यह कमीना बच्चा किसका है, ग्राम जाओ इस बच्चे को फेंक दो। जिसे सुनने के बाद टैनी एक जोरदार थप्पड़ उस टेरेबन के चेहरे पर मार देता है और हम देखते हैं कि यह थप्पड़ काफ़ी ज़्यादा जोरदार पड़ा होता है, जिसकी वजह से टेरेबन हवा में उड़ जाता है। और टैनी कहता है कि कचरा तो हवा में उड़ गया, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। और हम देखते हैं कि टेरेबन ज़मीन से जाकर टकराता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।